1947 के विभाजन ने लाखों घाव दिए, कितने जख्म दिए। वक्त शायद उन जख्मों को भर भी दे, लेकिन उन जख्मों के निशान बाकी रहेंगे। उन जख्मों के निशान दुख देने वाली यादों के रूप में बाकी रहेंगे। उन्हीं यादों को शब्द के शक्ल में लेखकों ने कुछ ऐसा पिरोया है जो आज भी विभाजन के दर्द को ताजा कर जाते हैं, मानो घाव पर किसी ने नश्तर चला दिए हों। इस श्रृंखला में विभाजन के दर्द की कहानियां प्रस्तुत हैं। सबसे पहले पानी और पुल, महीप सिंह की लिखी कहानी। गाड़ी ने लाहौर का स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन कांप उठा। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहां 14 साल पहले आग लगी थी, जिसमें लाखों जल गए थे और लाखों पर जलने के निशान आज तक बने हुए थे। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकारमय गुफा में घुस रही है और हम अपना सब कुछ इस अंधकार को सौंप दे रहे हैं। हम सब लोग 300 यात्री थे। स्त्रियों और बच्चों की भी संख्या काफी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहां हमें जैसा स्वागत मिला उससे आगे अब पंजा साहिब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी संभावना तो नहीं थी, परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जागकर सभी संभावनाओं को डकार जाएगा कौन जानता है। यही सब सोचते सोचते मैंने मां की ओर देखा। हथेली पर मुंह टिकाए, कोहनी को खिड़की का सहारा दिए, वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। खेत कट चुके थे, दूर दूर तक सपाट धरती दिख रही थी। मुझे लगा मां की आंखों में से उतरकर यह सपाटता मन में पूरी तरह छा गई है। फिर मैंने अपने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा। उन पर भी गहरी उदासी छा गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक ऐसी उदासी सब पर क्यों छा गई है। तुम्हें तो रास्ता अच्छी तरह याद होगा, मैंने मां का ध्यान तोड़ते हुए पूछा। सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। मां मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी। बोली, मुझे तो रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज यह इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूं। पहले भी ऐसे ही जाती थी। लाहौर पार करते ही अजीब सी उमंग नस नस में दौड़ जाती थी। सराय, हमारा गांव जैसे जैसे निकट आता जाता वहां की एक एक शक्ल मेरे सामने दौड़ जाती। स्टेशन पर कितने लोग आए होते। मां की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो आई थी। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। मुझे याद है पिताजी तो शायद साल में एक आध बार ही पंजाब आते हों, पर मां के 2-3 चक्कर जरूर लग जाते थे। हम में से जो छोटा होता वह मां के साथ जाता, और जब से मुझे याद है मेरी छोटी बहन ही उनके साथ जाया करती थी। उन दिनों पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था। पंजाब की 5 नदियों का जल उन्माद की तीखी शराब बन चुका था। मां ने फिर भी पंजाब जाने का फैसला किया। सभी ने ऐसे विरोध किया जैसे वे जलती आग में कूदने जा रही हूं, और वह सचमुच आग में कूदने जैसे ही तो था। परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि मां को अपने निश्चय से डिगाना कोई आसान बात नहीं। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वह वापस आ गई। गांव के घर का बहुत सा सामान वे बुक करा आई थी। अपने साथ वे अपना पुराना चरखा और दही मथने की मथनी ले आई थी। फिर सारे पंजाब में आग लग गई थी। घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस आग में जलने लगे। आग रुकी तो लगा इधर तक सपाट फैली हुई जमीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है, और उस पार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर ना जाने कितना उधर खिसक गया है। हम सब भूल से गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा अपना गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी
और पास ही झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। आज मैं मां के साथ खाई पर राजकीय औपचारिकता के बांधे हुए पुल से गुजरकर उसी ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया है। मैं एक पुस्तक के पन्ने उलट रहा था। मां ने पूछा, यह गाड़ी सराई स्टेशन पर रुकेगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ रुकेगी शायद, पर पहुंचेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे, स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और अब अपना रखा ही क्या है वहां। मां के चेहरे पर खिसियाहट सी दौड़ गई, बोली, तुम्हारे लिए पहले भी वहां क्या रखा हुआ था? मेरी बात से मां को चोट पहुंची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में उलझ गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मां ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी हमारे साथ थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी तो 10 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक और लुढ़क गया। मां वैसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंखें खुली। मैंने देखा मां वैसे ही बाहर फैले हुए अंधेरे की ओर निष्पलक देखती हुई बैठी हैं। घड़ी देखी, 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, मां तुम भी लेट जाओ ना। अच्छा, उनके मुंह से निकला और वे अधलेटी सी हो गई। उस नींदी अवस्था में मैंने कोई स्वप्न देखा। ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट अवश्य होती रही थी। शायद किसी अस्पष्ट स्वप्न की ही घबराहट हो। कोई लाल लाल सी चीज मुझे अपनी ओर फिरती अनुभव हो रही थी। मुझे लग रहा था कि उस लाल लाल गाढ़ी सी चीज पर मेरे पैर फच फच पड़ रहे थे। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा कर उठा। मां मुझे झकझोर रही थी और अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उनके हाथ कांप रहे थे। क्या है? देखो यह बाहर शोर कैसा है? मैंने बाहर झांक कर देखा। हमारी गाड़ी छोटे स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा कोलाहल वहां छाया हुआ था। एक बारगी मेरा रुआ रुआ कांप उठा। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गई, जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोककर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। मामा जी जागकर मेरा कंधा हिला रहे थे। अरे क्या बात है? तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? यह कौन सा स्टेशन है? मैंने मां से पूछा। मां ने कहा, सराय, अपने गांव का स्टेशन। बाहर से फिर आवाज आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? मैंने मां की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी। पूछो इनसे क्या बात है। मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराय का है? पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी? आप में से कोई इस गांव का है? हाँ, हम हैं इस गांव के। मां आगे आकर बोली, तुम सराय की हो? उस आदमी ने जोर देकर पूछा, हाँ जी। मां के इतना कहते ही स्टेशन पर चारों ओर शोर मच गया। इधर उधर घूमते हुए से बहुत से आदमी हमारे डिब्बे के सामने जमा हो गए। फिर कई आवाज एक साथ आई, हम सराय के ही हैं। मां ने जोर देकर कहा, इसी गांव के? उपस्थित जन समुदाय में एक कोलाहल सा हुआ। किसी की आवाज आई, तुम किसके घर की हो? मां ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, मेरे पिताजी का नाम सरदार मुल्ला सिंह था, ये मेरी मां है। तुम मुल्ला सिंह की बेटी हो? कई लोग एक साथ चिल्लाए, तुम मुल्ला सिंह की बीवी हो? रवेल सिंह की भाभी? कैसे हैं सब लोग? कहते कहते कितने ही हाथ हमारी ओर बढ़ने लगे। लोग हमारे संबंधियों में सबकी कुशल क्षेम पूछते हुए अपने हाथों की पोटलियां मुझे और मां को थमाते जा रहे थे। मैं और मां गुमसुम से उन्हें ले लेकर अपनी सीट पर रखते जा रहे थे। देखते ही देखते हमारी बर्थ कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियों से भर गई। मैं हक्का बक्का से यह देख रहा था। मां अपने सिर पर कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थी। खुशी से उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। मुंह से निकल कुछ भी ना रहा था और लगता था आंखें अभी चू पड़ेगी। वहीं खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट की जेब से सीटी निकाली। मैंने देखा 3-4 आदमियों ने उसे पकड़ सा लिया। अरे बाबू, 2-4 मिनट और खड़े रहने दे गाड़ी को। देखता नहीं ये बेबी इसी गांव की है? और
एक ने उसका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। भरजाई, सरदार जी कैसे हैं? उन्हें क्यों नहीं लाई पंजे साहब के दर्शन कराने? एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। मां ने दोनों हाथों से सिर का कपड़ा और आगे कर लिया। उनके मुंह से धीरे से निकला, सरदार जी नहीं रहे। क्या? मुल्ला सिंह गुजर गए? क्या हुआ उन्हें? मां चुप रही। मैंने जवाब दिया, उनसे पेट में रसौली हो गई थी। एक दिन वह फूट पड़ी और दूसरे दिन पूरे हो गए। वह बड़े ही नेक बंदे थे, खुदा उन्हें अपनी दरगाह में जगह दे। उनमें से एक ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, कुछ क्षण के लिए सब में खामोशी छा गई। भरजाई, तेरे बच्चे कैसे हैं? वाहेगुरु की कृपा से सब अच्छे हैं, मां ने धीरे से कहा। अल्लाह उनकी उम्र दराज करें। कई आवाज एक साथ आई। भरजाई, तू अपने बच्चों को लेकर यहां आ जाओ, किसी एक ने कहा, और कितनों ने दोहराया, भरजाई तुम लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। प्लेटफॉर्म पर खड़ी कितनी आवाजें कह रही थी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने सुना। मेरे पीछे खड़े मामा जी कूड़ते हुए कह रहे थे, बदमाश कहेंगे, पहले तो मार मार कर यहां से निकाल दिया, अब कहते हैं वापस आ जाओ, लुच्चे कहेंगे। पर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वे कहे जा रहे थे, भरजाई तुम अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाओ। बोलो भरजाई, कब आओगी? अपना गांव तो तुम्हें याद आता है ना? भरजाई वापस आ जाओ भरजाई। मां के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वे सिर पर कपड़ा संभालते हुए हाथ जोड़े जा रही थी। दूर खड़ा गार्ड हरी लालटेन दिखाता हुआ सीटी बजा रहा था। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी फक फक करती हुई चल दी। भीड़ की भीड़ हमारे डब्बे के साथ चल दी। अच्छा भरजाई सलाम, अच्छा बेटे सलाम, रवैल सिंह को मेरा सलाम देना, सबको हमारा सलाम देना। मां के हाथ जुड़े हुए थे और मुंह से गदगद स्वर में धीरे धीरे कुछ निकल रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी कुछ तेज हो गई। हम दोनों खिड़की से सिर निकाल हाथ जोड़े रहे। भीड़ के लोग वहीं खड़े हाथ ऊपर उठाए चिल्लाते रहे। गाड़ी स्टेशन के बाहर निकल आई तो मैंने बर्थ में पोटलियां हटाकर एक ओर की और मां से कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा। मां की आंखों में आंसुओं की अविरल धार बहे जा रही थी। वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोंछ रही थी, पर टूटे हुए बांध का पानी बहता ही जा रहा था। हमारी गाड़ी झेलम के पुल पर आ गई थी। रात्रि की उस नीरवता में खड़र 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 की आवाज आ रही थी। मैं खिड़की से झांक कर झेलम का पुल देखने लगा। मैंने सुना था झेलम का पुल बहुत मजबूत है। पत्थर और लोहे के बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में मैं देख रहा था। मेरी दृष्टि और नीचे की ओर जा रही थी। वहां धूप अंधेरा था, पर मैं जानता था वहां पानी ही पानी है। झेलम नदी का कलकल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के बीच से नीचे बह रहा था, बहता जा रहा था, बह रहा था।